हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निष्ठा। फर्स्टली मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब लोग कैसे हैं। आई एम श्योर आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अगर नहीं रख रहे हैं तो अपनी और अपनी फैमिली की केयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अब मैं आप सबका स्वागत करती हूँ रेडियो उड़ान पर, मेरे इस शो में, जिसमें मैं आपको लेजेंड्स पीपल्स की बायोग्राफी बताऊंगी, जिन्होंने अपनी इस देश में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आज हम बात करने जा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविन्द्रनाथ जी के बारे में बात करने से पहले आप सबको सब्सक्राइब करना होगा रेडियो उड़ान को, और मेरे इस शो की और एपिसोड सुनने के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोर एक वर्ल्ड फेमस पोएट, राइटर एंड फिलोसोफर थे। वे एक अकेले ऐसे इंडियन राइटर हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले फर्स्ट यूरोपियन भी थे। वह दुनिया में एक अकेले ऐसे पोएट हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रीय गान है, इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन एंड बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य और संगीत की नई दिशा दी। उन्होंने बंगाली साहित्य में एक नई तरह के गद्य पद और बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। इसमें बंगाली साहित्य क्लासिकल संगीत के प्रभाव से मुक्त हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय सभ्यता की अच्छाइयों को पश्चिम में और वहाँ की अच्छाइयों को यहाँ पर लाने में प्रभावशाली भूमिका निभाई। उनकी प्रतिभा का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे 8 साल के छोटे बच्चे थे तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। 16 ईयर्स की एज में भानु सिम्हान उपनाम से उनकी कविताएं पब्लिश भी हो गई। वह घोर राष्ट्रवादी और ब्रिटिश राज की भर्त्सना करते हुए देश की आज़ादी की मांग की। जलियांवाला बाग कांड में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए नाइटहुड का भी त्याग किया। अब हम जानेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अर्ली लाइफ के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको ठाकुर बाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। वह अपने माता पिता की 13वीं जीवित संतानों में सबसे छोटे थे। जब वह छोटे थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। क्योंकि उनके पिता अक्सर यात्रा पर ही रहते थे, इसलिए उनका पालन पोषण, उनकी टेक केयर उनके सर्वेंट्स ने की। टैगोर परिवार बांग्ला शैर्य मतलब नवजागरण के अग्र स्थान पर था। वहाँ पर पत्रिकाओं का प्रकाशन, थिएटर, बंगाली थिएटर और पश्चिमी संगीत की प्रस्तुति अक्सर होती रहती थी। इस प्रकार उनके घर का माहौल किसी विद्यालय से कम नहीं था। उनके सबसे बड़े भाई द्विजेंद्र नाथ एक फिलोसोफर एंड पोएट थे। उनके दूसरे भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होने वाले फर्स्ट इंडियन थे। उनके एक और भाई ज्योतिरिंद्र नाथ म्यूजिशियन एंड प्ले राइटर मतलब नाटककार थे। उनकी बहन स्वप्न कुमारी देवी एक पोइटिस्ट एंड नॉवेलिस्ट थी। पारंपरिक शिक्षा पद्धति उन्हें नहीं भाती थी, इसलिए कक्षा में बैठकर पढ़ना उन्हें पसंद नहीं था। वे अक्सर अपने परिवार के सदस्यों के साथ परिवार की जागीर पर घूमा करते थे। उनके भाई हेमेंद्र नाथ ने ही उन्हें पढ़ाया। इस अध्ययन में उन्होंने स्विमिंग, एक्सरसाइज, जूडो, रेसलिंग भी सीखी। इसके अलावा उन्होंने ड्राइंग, बॉडी स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, मैथ्स, इंग्लिश एंड संस्कृत भी सीखी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फॉर्मल एजुकेशन उनको इतनी नापसंद थी कि कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो सिर्फ एक दिन ही गए। अपने उपनयन संस्कार मतलब ट्रेड सेरेमनी के बाद रविन्द्रनाथ अपने पिता के साथ कई महीनों के भारत भ्रमण पर निकल गए। हिमालय स्थित पर्यटन स्थल डलहौजी पहुंचने से पहले वह परिवार के जागीर शांति निकेतन और अमृतसर भी गए। डलहौजी में उन्होंने हिस्ट्री, खगोल विज्ञान, मॉडर्न साइंस, संस्कृत की जीवनी का अध्ययन किया और कालिदास की कविताओं की विवेचना की। उसके बाद रविन्द्रनाथ जी जोरासांको लौट आए और 1877 तक अपनी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कर डाली। उसके पिता देवेंद्रनाथ उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने रविन्द्रनाथ जी का वर्ष 1878 में इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला करवा दिया, पर कुछ समय बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और शेक्सपियर और कुछ दूसरे साहित्यकारों की
की रचनाओं का स्व अध्ययन किया। सन 1880 में बिना लॉ की डिग्री के बंगाल वापस लौट आए। सन 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। सो मेरे फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में सुनने में कैसा लगा आपको? अच्छा ही लगा होगा, आई एम 100% श्योर, और आपको मज़ा भी आया होगा। इसी बीच अब बारी आती है एक ब्रेक की, मतलब एक सॉन्ग की। ਕੱਚਦਾ ਹੁਸਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਹੁਸਨ ਕੱਚਦਾ ਹੁਸਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੰਗ ਬਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਨਖਰੇ ਪੰਗ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਨਖਰੇ ਪੰਗ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗ ਨੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੱਚੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਨੀ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਤੰਗ ਨਿੱਕ ਮੰਗਦਾ ਆ ਤਾਈਓ ਮੰਗ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਨਖਰੇ ਪੰਗ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਨਖਰੇ ਪੰਗ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗ ਨੀ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਗੱਭਰੂ ਨੀ ਬਿੱਲੋ ਖਸੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਤਰਫ ਟਫ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੀ ਚੱਲ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀਏ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਨਖਰੇ ਪੰਗ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਆਤਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਖਰੋ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਆ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗਈ 18 ਲੰਗ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਨਖਰੇ ਪੰਗ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਨਖਰੇ ਪੰਗ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗ It's a Naquinta Singh production. सॉन्ग के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रविन्द्रनाथ जी के कैरियर के बारे में। इंग्लैंड से वापस आने और अपनी शादी से लेकर सन 1901 तक का मोस्ट ऑफ द टाइम रविन्द्रनाथ जी ने सियालदा में, जो बांग्लादेश में है, स्थित अपने परिवार की जागीर में बिताया। वर्ष 1898 में उनके बच्चे और पत्नी भी साथ रहने लगे थे। उन्होंने दूर तक फैले अपने जागीर में बहुत भ्रमण किया, ग्रामीण और गरीब लोगों के जीवन को बहुत करीब से देखा। वर्ष 1891 से लेकर 1895 तक उन्होंने ग्रामीण बंगाल के पृष्ठभूमि पर आधारित कई शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ शांति निकेतन चले गए। वह यहाँ एक आश्रम स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल, लाइब्रेरी एंड प्लेस ऑफ वर्शिप का निर्माण किया। उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए और एक बहुत सुंदर सा बगीचा बनाया। यहीं पर उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने भी सन 1905 में चल बसे। इस समय तक उनको अपनी विरासत से मिली संपत्ति से मासिक आमदनी भी होने लगी थी। कुछ आमदनी उनके साहित्य की रॉयल्टी से भी होने लगी थी। 14 नवंबर 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकेडमी ने उनके कुछ कार्यों के अनुवाद और गीतांजलि के आधार पर उन्हें ये पुरस्कार देने का निर्णय लिया था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें वर्ष 1915 में नाइटहुड प्रदान किया, जिसे रविन्द्रनाथ ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छोड़ दिया। 1921 में उन्होंने कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्ड हैम्स्टेड के साथ मिलकर उन्होंने अपने आश्रम के पास ही ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर श्री निकेतन कर दिया। अपने जीवन के अंतिम दशक में टैगोर सामाजिक तौर पर बहुत सक्रिय रहे।
इस दौरान उन्होंने लगभग 15 गद्य और पदकोश लिखे। उन्होंने इस दौरान लिखे गए साहित्य के माध्यम से मानव जीवन के कई पहलुओं को छुआ। इस दौरान उन्होंने विज्ञान से संबंधित लेख भी लिखे। यात्राएं। अब हम सुनेंगे रविन्द्रनाथ जी की यात्राओं के बारे में। सन 1878 से लेकर 1932 तक उन्होंने 30 देशों की यात्रा की। उनकी यात्राओं का मेन मोटिव अपनी साहित्य रचनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना था जो बंगाली भाषा नहीं समझते थे। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि विलियम बटलर यीट्स ने गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद का प्रस्तावना लिखा। उनकी अंतिम विदेश यात्रा सन 1932 में सिलोन, जो श्रीलंका में है, वहाँ की थी। साहित्य। अधिकतर लोग उन्हें एक कवि के रूप में ही जानते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कविताओं के साथ साथ उन्होंने उपन्यास, लेख, शॉर्ट स्टोरी, यात्रा वृत्तांत, ड्रामा और हजारों गीत भी लिखे हैं। गीत और कला। एक महान कवि और साहित्यकार के साथ साथ कुछ रविंद्रनाथ टैगोर एक उत्कृष्ट संगीतकार और पेंटर भी थे। उन्होंने लगभग 2230 गीत लिखे। इन गीतों को रविंद्र संगीत कहा जाता है। यह बंगाली संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए थे। इसी रविंद्रनाथ टैगोर का हिस्सा है। लगभग 60 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने ड्राइंग और चित्रकला में अपना इंटरेस्ट दिखाना प्रारंभ करा। उन्होंने अपनी कला के विभिन्न देशों में की शैली को समाहित किया है। राजनीतिक विचार। उनके राजनीतिक विचार बहुत जटिल थे। उन्होंने यूरोप के उपनिवेशवाद भी की आलोचना की और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया। इसके साथ साथ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया। इसके साथ साथ उन्होंने और कहा कि हमें आम जनता के बौद्धिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, पर इस प्रकार स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में उन्होंने कई गीत लिखे। सन 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड को त्याग कर दिया था। गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल मुद्दे पर हुए मतभेद को सुलझाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साहित्य का योगदान। टैगोर ने बांग्ला साहित्य में नए गद्य और पद्य तथा लोक भाषा के उपयोग की शुरुआत की और इस प्रकार शास्त्रीय संस्कृत पर आधारित पारंपरिक प्रारूपों से उसे मुक्ति दिलाई। भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1880 के दशक में कविताओं की अनेक पुस्तकें प्रकाशित की तथा मानसी 1819 की रचना की। टैगोर की कविताओं की पांडुलिपि को सबसे पहले विलियम रोथेनस्टाइन ने पढ़ा था और वे इनसे इतने मुग्ध हो गए थे कि उन्होंने अंग्रेजी कवि यीट्स से संपर्क किया और पश्चिमी जगत के लेखकों, कवियों, चित्रकारों और चिंतकों से टैगोर का परिचय कराया। उन्होंने ही इंडिया सोसाइटी के इसके प्रकाशन की व्यवस्था की। शुरू में 750 कॉपीज छापी गई, जिसमें से सिर्फ 250 कॉपीज ही बिक्री के लिए थी। बाद में मार्च 1913 में मैकमिलन एंड कंपनी लंदन से इसे प्रकाशित किया और नवंबर 1913 की नोबेल पुरस्कार की घोषणा से पहले इसे 10 संस्करण एडिशन छापने पड़े। नोबेल और अन्य सम्मान। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। वह पहले गैर यूरोपियन थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार गुरुदेव ने सीधे स्वीकार नहीं किया, उनकी ओर से ब्रिटेन के एक राजदूत ने स्वीकार किया था और फिर उनको दिया गया था। उनको ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि से भी नवाजा था, जिसे उन्होंने 1913 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उनको सर की उपाधि वापस लेने के लिए मनाया था, मगर वह राजी नहीं हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की लेखनी में प्रेम, वियोग और दर्द का समावेश। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन से जुड़े ऐसे बहुत से पहलू हैं जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर की लेखनी में प्रेम, वियोग और दर्द का समावेश है।
ऐसा माना जाता है कि ऐसे महान लेखक के जीवन में महिलाओं और को प्रेम काफ़ी व्यापक असर था, जो कि उनकी लेखनी में भी दिखता था। हालांकि यह विवादित विषय ही रहा। कुछ वक्त पहले इस विषय पर फिल्म की भी बात हुई थी। सो फ्रेंड्स, अब बारी है चिनी मिनी ब्रेक की। सॉन्ग के बाद हम फिर लौटेंगे। जाने मेरिए मैं तेरा हाँ, हाँ जी तेरा तू कर ले यकीन। मैनू प्यारे बस तेरे नाल, हाँ जी तेरे नाल वख ना करी। तू ही मेरी दुनिया जहान वे, तेरे बाजों कौन है मेरा है। देखा तेनू नित सुबह शाम वे, ताई खिड़दा है मेरा चेहरा। हाय ओ मेरी जान ना हो परेशान, बिना तेरे मेरा सरना नहीं। वे माया तेरी खैर होवे चारों पैर, शाला होर कुछ मंगदा नहीं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आइए अब हम नजर डालते हैं उन 4 महिलाओं पर
जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइफ में एक अहम रोल निभाया, लेकिन जिनकी भूमिकाओं पर आज भी खुलकर बातें नहीं होती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में उनका जिक्र है। फर्स्ट, कादम्बरी देवी। ये रिश्ते में रविन्द्रनाथ टैगोर की भाभी थी। दरअसल गुरुदेव की माँ का बहुत कम उम्र में ही निधन हो गया था। 7 साल के रविन्द्रनाथ जी की दोस्ती 12 साल की कादम्बरी देवी से, जो कि उनके बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ की पत्नी और परिवार की बालिका बधू थी, से हो गई थी। हालांकि बड़े होने पर इस रिश्ते को संदेह की नजरों से देखा जाने लगा, तो रविन्द्रनाथ जी के पिता देवेंद्र बाबू ने रविन्द्रनाथ की शादी करवाने का फैसला लिया। 1884 में 22 वर्ष के रविन्द्रनाथ की शादी 10 साल की मृणालिनी से करवा दी गई। इसके 4 महीने बाद ही 19 अप्रैल 1884 को कादम्बरी ने जहर पी लिया था। 21 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। कादम्बरी की मौत के बाद रविन्द्रनाथ ने एक कविता की किताब लिखी, जिसका नाम था भागा हृदय, मतलब टूटा दिल। सेकंड, अन्नपूर्णा तुर्खुर्द। 1878 में 17 साल के रविन्द्रनाथ को इंग्लैंड जाना था। पहले उनके भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर ने उन्हें बॉम्बे के डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तुर्खुर्द के घर पर 2 महीने के लिए अंग्रेजी पढ़ने भेजा, जहाँ पर डॉक्टर की 18 साल की बेटी अन्नपूर्णा भी थी। कहा जाता है कि उन्हें एक तरफा प्रेम हो गया था, लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। दत्ता और रॉबिन्स की लिखी किताब मैरिड एंड माइडेड मैन में इस बात का जिक्र है। मृणालिनी देवी एक समर्पित पत्नी और माँ की तरह वो टैगोर के साथ अपनी पूरी जिंदगी चलती रही। जिस वक्त उनकी शादी हुई थी, उस वक्त उनकी उम्र 10 साल की थी। उनके 5 बच्चे हुए। 29 ईयर की एज में 1891 में वो बीमारी के वजह से चल बसी। रविन्द्रनाथ ने बाद में मृणालिनी को समर्पित करते हुए उन्होंने समर्पण लिखी थी। मृणालिनी ने बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी की पढ़ाई की। रामायण का अनुवाद किया था। विक्टोरिया ओकाम्पो 63 ईयर्स के रविन्द्रनाथ टैगोर की दोस्ती अर्जेंटीना में 34 ईयर की लेडी विक्टोरिया ओकाम्पो से हुई थी, जिन्होंने कविराज रविन्द्रनाथ टैगोर को कुशल पेंटर बना दिया। अपने संगीत में से गुरुदेव ने अपनी इस विदेशिनी, जिसे गुरुदेव जी विजया कहते थे, को एक खास जगह दी थी। उन्होंने ही उनके लिए लिखा था, आमी सुनेची आमी चीनी गो चीनी तोमर ओ गो विदेशिनी, तुमी थोको सिंधु पारे ओ गो विदेशिनी। हाँ, मैंने सुना है, मैं पहचानता हूँ तुम्हें, ओ विदेशिनी, तुम नदी के पार रहती हो ना विदेशिनी। अब हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनमोल वचनों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह होता है जिसके सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले को घायल कर देता है। A mind all logic is like a knife, all bleeds. It makes a hand blade that used it. सेकेंड, मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर करती है। Depends of friendship does not depend on the length of acquaintance. नेक्स्ट, आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करता है। Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark. अंतिम समय। रविन्द्रनाथ जी ने अपने जीवन के अंतिम समय लास्ट 4 years पीड़ा और बीमारी में बिताए। 1937 के अंत में वो अचेत हो गए थे और बहुत समय तक उसी अवस्था में रहे। लगभग 3 साल बाद एक बार फिर ऐसा हुआ। इस दौरान लिखी गई कविताएं उनकी बेहतरीन कविताओं में से एक है। लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यह थी हम महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी। यही मैं अपने शो का एंड करती हूँ और जाते जाते हमेशा की तरह आपको एक बार फिर से सॉन्ग के साथ छोड़ जाती हूँ। एंड लास्टली, थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लास्ट तक सुनने के लिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे किसी और लेजेंड्स की बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।
ਰੋਵੇਂਗੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖੋ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ ਜੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰੂਰ ਕਰ ਲੈ, ਦੇਖੇ ਅੱਜ ਮੈਥੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਰਲਿੰਗ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਡਾਰਲਿੰਗ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਿਆਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਵੇਂਗੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਊਂਗਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਵੇਂਗੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਬ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਵੇਂ, ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਵੇਂ, ਕਾਹਦਾ ਸਾਲਾ ਪਿਆਰੇ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਵੇਂਗੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਮੈਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਖੁਣ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟ ਚ ਪਿਆਰ ਜੋ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟ ਚ ਪਿਆਰ ਜੋ ਰਹੇ, ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਵੇਂਗੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖੋ ਗਿਆ। ਲੜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਚੀਖ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਸੋਚ ਕਰ ਲੈ ਬਰੀਕ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਨੀਅਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਲੀਕ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਉਂ ਐ ਠੀਕ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਫਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਫਾ, ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਮਨਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਵੇਂਗੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੇਰੀਏ, ਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖੋ ਗਿਆ। ਡਾਰਲਿੰਗ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਿਆਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।